बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले टर्म में हम लोगों ने जान लिया था कि एपी है क्या चीज़, और एपी के अंदर जो टर्म्स थे एन एस एन डी वगैरह वो सारी चीज़ें पिछले टर्म पे जान ली थी। आज चलो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो लेट स्टार्ट। क्या जाना था हमने? जैसे ए जाना था, ये तो जानी था। ए क्या होता था कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कहलाता था। ए वन, जिसमें वन यहाँ पे मैंने बताया था कि वन होता है जो वन हिडन रहता है, ठीक है। ए एन एनथ टर्म भी बोलते हैं, मतलब कोई फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस है ए पी का, तो उसकी लास्ट टर्म को हम एन मान लेते हैं, तो इसलिए एनथ बोल देते हैं। जैसे सेकंड टर्म को ए टू बोलते हैं, वैसे लास्ट टर्म तो पता नहीं है कौन सी होगी इनफाइनाइट में, उससे हम ए एन बोल देते हैं। और लास्ट टर्म से भी इसे बोलते हैं, लास्ट टर्म भी इसे बोल सकते हैं ए एन को, और हम लास्ट टर्म अलग भी बोलते हैं। यानी कि जैसे कोई ए पी है तो इस वक्त तो ये लास्ट टर्म 8 है और ए एन भी इसका 8 है। अच्छा, अगर ये है तो अब इसमें इनफाइनाइट है, तो इसका जो यहाँ पे जो एन होगा, मान लिया लास्ट टर्म इसका एन है, तो लास्ट टर्म भी एन है, तो लास्ट टर्म इसका मान लिया मैंने पी है, तो लास्ट टर्म भी इसका पी है और ए एन एफ टर्म भी पी है। मतलब जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे पता नहीं कौन सी टर्म लास्ट होगी, ये कौन से नंबर पे आ रहा होगा, जैसे पहले पे, दूसरे पे, तीसरे पे, तो उस नंबर को हमने मान लिया एन, तो इसलिए ए एन लिख दिया पी। जैसे इसे हम क्या लिखेंगे, ए टू इज इक्वल टू 4, मतलब ए टू दूसरे नंबर पे ए की वैल्यू 4 है, इसी तरह एन नंबर पे ए की वैल्यू पी है। तो लास्ट टर्म को हम, लास्ट टर्म तो जब समझ गए हो यार, लास्ट टर्म तो 8 लास्ट टर्म भी कहलाएगी और 8 हमारा ए एन भी कहलाएगा। लेकिन ए एन के साथ हम क्या बोलेंगे, उससे ए फोर इज इक्वल टू ए फोर 8। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहाँ पे इसे हम ए एन मान के चलेंगे, यानी लास्ट टर्म ऑफ ए। तो ए एन और एल में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों बातें सेम है। इस पर हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था कि ए एन और एल, ए एन के दो मतलब है, एक एन एट टर्म, जैसे दूसरी तीसरी ऐसे एन एट टर्म ए एन कहलाएगी, और किसी सीक्वेंस की लास्ट टर्म को भी हम ए एन बोलते हैं। और लास्ट टर्म तो यार समझ गए। अच्छा, डी बोला था हमने, डी क्या था, डिफरेंस था। कैसे? जैसे एक एपी है, अब इसमें एपी क्या होती है, एपी मैंने बताई थी जिसके अंदर एक स्पेशल पैटर्न हो। वो स्पेशल पैटर्न ये है कि उस सीक्वेंस के अंदर सेम नंबर ऐड होना चाहिए हर अगले नंबर के लिए। जैसे यहाँ भी सेम नंबर 2 ऐड हुआ, यहाँ भी 2 ऐड हुआ, तो यहाँ भी 2 ऐड हुआ, जो सेम नंबर ऐड होता जा रहा है, दिस इज नॉन एज डी 2। तो अब इसे निकालने का एक तरीका ये भी है, 4 माइनस 2 कर देंगे तब भी 2 आ रहा है, 6 माइनस 4 कर दें तब भी 2 आ रहा है, 8 माइनस 6 कर दें तब भी 2 आ रहा है। इसलिए हम इसे डिफरेंस बोलते हैं, माइनस करके निकालते हैं। तो डी को हम क्या, कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं, क्योंकि कॉमन है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, हर जगह से 2 ही मिल रहा है, तो इसे कॉमन डिफरेंस भी बोलते हैं। तो डी को ऐसे समझाया था, ऐसे समझ दो कि आपके पास 3 समोसे हैं। कितने समोसे हैं? अब मैंने उसमें आपको 2 दे दिए, अब आपके पास 5 हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कि आपके पास जो टोटल समोसे हैं उसमें से आप अपने समोसे निकाल दो, तो जाहिर सी बात है वही समोसे बचेंगे जो मैंने दिए। तो 5 माइनस 3 यानी कि 2। ऐसे देख लो, या आप ऐसे देखो कि आपके पास 3 समोसे हैं, अब 5 हो गए, तो कितने ऐड हो गए? 3 में 2 ऐड हो गए। तो आप ऐसे देख लो कि इसके अंदर 2 ऐड हुए, या 5 माइनस 3 कर दो, बात सेम है। इसके अंदर कितना ऐड हुआ, यानी हम यही तो कहते हैं एपी के अंदर कि सेम नंबर ऐड होना चाहिए। तो हम वो नंबर निकालने के लिए 5 में से 3 माइनस भी कर सकते हैं, और 3 में ये देख लें कितना जोड़ा। तो तरीका ये होता है कि आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दो, तो माइनस की वजह से डिफरेंस बोलते हैं, इसलिए इसका नाम कॉमन डिफरेंस है। समझ में आ रही है बात? चलो आगे बढ़ो। डी क्लियर, ये हम पिछले टर्म पे बता चुके सब। डी हो गया। एस एन बताया था, यानी सम ऑफ सीक्वेंस, यानी सीक्वेंस को जब सीरीज बना लेंगे तो पॉजिटिव का साइन आ जाएगा, याद है पिछले टर्म पे। तो अब उस सीरीज को जो सम होगा टोटल, उसको हम एस एन बोलेंगे। तो इसे डिस्कस करेंगे बढ़िया से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी बातों को हमने पिछले जाना। अच्छा, अब क्या जानना है, अब हमें एक चीज़ जाननी है। वो चीज़ क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ एपी, किसी भी एपी की जनरल फॉर्म। एपी की जनरल फॉर्म क्या कहलाएगी? देखो, एक सेकंड, ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2b एंड सो ऑन। चलो एक और फिर
एक और लिख लेंगे कॉमा लगा के यहाँ पे, एंड सो ए प्लस जी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। क्या लिख दिया ये लग रहा होगा अभी, लेकिन ये जनरल फॉर्म है एपी की। अब कैसे जनरल फॉर्म है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले समझ में आया एपी की जनरल फॉर्म क्या है, ए कॉमा ए प्लस जी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, कॉमा ए प्लस 4d एंड सो ऑन, यानी ए प्लस 5d, ए प्लस 6d और जहाँ तक चाहो चला दो। ये एपी की जनरल फॉर्म कैसे, पहले तो मैं एक एपी लिख दे रहा हूँ, 2 4 6 8। फर्स्ट टर्म क्या होती है ए, इसमें 1 हिडन, तो मैं इसे ए, तो ए तो मेरा 2 हो गया यहाँ से। अब 4 के लिए मतलब सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए, जैसे फर्स्ट ये सेकंड, फिर कॉमे के बाद ये तीसरी, फिर कॉमे के बाद चौथी, ऐसे 5। तो सेकंड टर्म हमारी जनरल फॉर्म में क्या है, ए प्लस डी है, तो ये भी ए प्लस डी की फॉर्म में होना चाहिए। कैसे वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, देखो अभी ये मैंने पता करा है कि फर्स्ट टर्म यानी 2, ये मैंने मान दिया 2 है, तो अलग कर रहा हूँ मैं 2 प्लस, अब ये डी कह रहे हैं। अब अगर मैं कोई एपी बना रहा हूँ, मान लीजिए मैं कोई एपी बना रहा हूँ, ये एपी नहीं लेगा, तो मैंने जो सेम नंबर डी क्या होता है, वो सेम नंबर जो हम ऐड कर रहे होते हैं, ये तो डी होता है, या फिर आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर देंगे किसी सीक्वेंस में से, तो जो नंबर आया होगा, मतलब जो सेम नंबर ऐड हुआ है लगातार, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी वही नंबर, उसको हम डी बोलते हैं। उसे निकालने का तरीका क्या था, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करो। तो अभी तो ये एपी है, अब मैं एपी बना रहा हूँ, तो मैंने वो सोच लिया जो सेम नंबर में ऐड कराऊंगा वो 3 लूँगा, ठीक है ले लो 3 ले लिया मैंने। चलो तो अब फर्स्ट टर्म मैंने अगर 2 मान लिया, तो सेकंड टर्म मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, इस जनरल फॉर्म के हिसाब से ए प्लस डी। तो मैंने वो नंबर जो मैं ऐड करूँगा हर अगली टर्म में, वो मैंने 3 माना है, तो डी मेरा 3 हो गया, तो अगला नंबर 5 हो गया। अच्छा अब इससे अगला नंबर क्या होगा, ए प्लस 2d जनरल फॉर्म के हिसाब से, मतलब जो मेरा डी था यानी 3, 2 3 या 6, 6 प्लस 2 8, फॉर्मूले के हिसाब से 8 होनी चाहिए, लेकिन मैं अब जनरली पहले कर रहा हूँ। जनरली क्या तरीका है कि जो सेम नंबर आपने यहाँ ऐड करा है वही सेम नंबर आप यहाँ ऐड कर लो, ठीक है साफ कर लिया, यहाँ भी मैंने 3 ऐड कर दिया, यहाँ भी मैंने 3 ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं रुक गया, ये तो मैंने एक जनरली बना लिया जो जनरल तरीका है कि सेम नंबर ऐड करते चलो। अब जनरल फॉर्म के हिसाब से देखता हूँ, अगर ये फॉर्म सही है तो a प्लस 2d 8 आना चाहिए, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, a3 हमारा 8 आना चाहिए। ये a3 की तो वैल्यू है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। थर्ड टर्म पे ये वैल्यू आनी चाहिए 8, यही तो मतलब होता है यार। जैसे a2 लिखा है तो यहाँ पे a2 क्या है 5 है, तो मतलब सेकंड टर्म पे दूसरे नंबर पे a की वैल्यू 5 है, तो दूसरे नंबर पे a की वैल्यू 5 है, इसका मतलब ये होता है। चलो अब यानी a3 a प्लस 2d होना चाहिए, क्या होगा चलो चेक करते हैं। 8 होना चाहिए, तो मैंने जनरली लिखा है, इस फार्मूला ऐसा नहीं लिखा है, देखना है ना, फार्मूला नहीं लगाया मैंने, ये जो जनरल फॉर्म है इसका यूज़ नहीं करा है, बल्कि मैंने जो तरीका वो करा है, यानी सेम नंबर ऐड करता चला गया, यहाँ भी 3 यहाँ भी। अब देखो इसे, a क्या था मेरा 2 प्लस 2d, 2 इंटू d मैंने क्या माना था 3, तो 2 3 या 6, 6 प्लस 2 8। अरे सही में यार ये नंबर सेम आ गया, मतलब a3 को ये सेटिस्फाई करेगा। अब कहोगे तुक्का हो सकता है ना, तो अगला चेक कर लो, यानी फोर्थ टर्म a प्लस 3d होना चाहिए, तो a प्लस 3d, तो 2 प्लस 3 इंटू 3, क्योंकि मैंने d 3 माना है, 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 11। तो अब मेरा a क्या हो गया, a मेरा अब a4 मेरा 11 कहलाएगा। क्या कहलाएगा, a4 मेरा 11 कहलाएगा। तो ये वाली बात समझ आई, a4 मेरा क्या हो गया 11, ठीक। जब फटाफट देखो इसे जल्दी, देखा, तो a4 मेरा 11 हो गया, तो ये वाली बात समझ आई। तो अब यहाँ से एक चीज़ निकली, वो क्या निकली वो तुम्हें तो दिखी नहीं होगी, मुझे दिख गई। पहले मुझे भी नहीं दिखी थी, मेरे टीचर ने मुझे दिखाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ। चलो एक चीज़ दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ देखो। अभी अपन जनरल फॉर्म चलाए थे, कॉमा एंड सो ऑन। ये वाली बात से आप वाकिफ हो गए, सेटिस्फाई हो गए कि फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म।
तो मैं लिख रहा हूँ, देखो A1 इज इक्वल टू ए ही रहेगा, A2 A प्लस जी हो जाएगा, A3 A प्लस 2D हो जाएगा, A4 A प्लस 3D हो जाएगा। क्यों? फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म। अगर फिफ्थ टर्म होती तो क्या होता है यहाँ पे A प्लस 4D, सिक्स टर्म होती तो क्या होता है यहाँ पे A प्लस 5D। तो आपको एक पैटर्न सा नहीं दिख रहा, छोटा सा, क्या पैटर्न सा, देखो कि भैया जो सी टर्म निकाल लें उसमें एक D कम है। क्या बोल गया मैं? नहीं समझोगे, अभी समझ लो। A1 इज इक्वल टू A है, अच्छा ये A2 A प्लस जी है, मतलब ये 2 है तो यहाँ सिर्फ एक D है, मतलब कहने का मेरे ये यहाँ पे 1 है तो इससे एक कम करो यानी 0, तो इसमें 0 इंटू डी हुआ है, तो 0 इंटू डी तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसलिए हम खाली A लिख देते। A2 में क्या होगा? A प्लस इससे एक कम यानी 1 इंटू डी, तो 1 इंटू डी हो गया। इसी तरह अब A3 देखो, तो 3 से एक कम 2, तो 2 इंटू डी, तो ये A प्लस 2D हो गया। अब इसी तरह 4 देखो, तो इससे एक कम इंटू डी, A प्लस तो रहा लेकिन बस D के साथ किसका मल्टीप्लाई हुआ है? इससे एक नंबर कम का। अच्छा जैसे मान लो अब अगर A11 पूछ ले यानी 11वें नंबर पे, तो क्या होगा? A प्लस तो सेम रहेगा लेकिन इससे एक कम, 11 से एक कम 10, तो 10 इंटू डी, तो A प्लस 10D हो जाएगा। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अच्छा A17 पूछ ले तो बताओ तो क्या होगा? A प्लस तो सेम रहा लेकिन 17 से एक कम 16 इंटू डी, तो यानी A प्लस 16D हो जाएगा। तो क्या समझ आई कि जो टर्म होगी A2 का मतलब क्या होगा? दूसरे नंबर पे जो टर्म लिखी है, तो दूसरे नंबर पे जो टर्म होगी वो A प्लस जी होगी। तीसरे नंबर पे जो टर्म लिखी है, जैसे मान लीजिए कोई AP है, तो तीसरे नंबर पे जो टर्म लिखी है वो A प्लस 2D होगा, ठीक है। अच्छा अब ये चीज आई कैसे, ये जनरल फॉर्म बनी कैसे, वो हम बता रहे हैं। जनरल फॉर्म क्या है समझ आया? तो ये एक बढ़िया सी चीज समझ आई कि A4 निकालना है तो A प्लस उससे एक कम इंटू डी कर दो यानी 3D। A11 निकालना है तो A प्लस उससे एक कम 10 इंटू डी कर दो 10D। तो ये आई बात कहाँ से? वो देखो, ये NCERT में नहीं है, शायद है भी, हाँ चलो है या नहीं लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से वैसे है NCERT में ये बात। अच्छा देखो कैसे है जनरल फॉर्म, ये है, ठीक है। तो ये तो A हो गया, आपने अभी बताया। 4 क्या होगा? A प्लस जी होगा, जी भाई A प्लस जी होगा, क्योंकि उसमें हम D क्या है, वो सेम नंबर जो हमने सोचा है उसे हम ऐड करते जाएंगे अगले वाले में। मैंने 2 सोचा तो 2 ऐड कर दिया, तो अगले में भी मैं क्या करूंगा? 2 ही ऐड करूंगा ना। जनरली देखो इस फॉर्म से मत देखो, आप कहोगे कि अगला A प्लस 2D होगा ना, ऐसे मत सोचो, आप जनरली सोचो। अगर ये A है मैंने माना है तो अगले में जो सेम नंबर मैं ऐड कर रहा हूँ वो ऐड कर दूंगा, जैसे A प्लस जी लिख दिया, यानी ये वाला नंबर, इसमें जो सेम नंबर मैं जोड़ूंगा यहाँ पे आगे तक, वो सेम नंबर मैंने 2 मान लिया है, तो यहाँ भी मैंने 2 जोड़ा है तो A प्लस जी लिख दिया, ठीक है। चलो अगले में क्या करना चाहूंगा मैं? जनरली इसमें भी फिर D को प्लस कर दूंगा, यही तो मतलब है, उसी सेम नंबर को प्लस करते जाओगे। अब थर्ड नंबर के लिए मैं इसमें फिर प्लस जी कर दूंगा, तो A प्लस जी प्लस डी कर दूंगा, तो ये A प्लस 2D बन जाएगा, तो थर्ड टर्म मेरी A प्लस 2D बन गई। अच्छा अब अगले वाले की में फिर इसमें मैं D प्लस करूंगा जनरली, फिर D प्लस करा तो ये A प्लस 3D बन गई, ठीक है, बन गई नहीं A प्लस 3D। तो क्या समझ आया? ये इस तरीके से आई A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D एंड सो ऑन। अगला वाला होता फिर इसमें एक D प्लस कर देता तो A प्लस 4D हो जाता, यानी चौथे के लिए 3D, पांचवें के लिए 4D हो जाता A प्लस। तो ये समझ में आया जनरल फॉर्म कहाँ से आई? अच्छा अब बैक आओ अपनी बात पे जो हम डिस्कस कर रहे थे। अगर A एंड हो तो क्या होगा ये बता दो यार, यानी यहाँ कुछ भी हो सकता है। A एन का मतलब क्या है? A एन का मतलब जो n की वैल्यू लगा देंगे वही वाली बात हो जाएगी, मतलब 2 4 6 8। A एन को हम लास्ट टर्म भी कह रहे थे अभी, है ना, तो इसकी लास्ट टर्म निकालेंगे, लास्ट टर्म इसकी 4 है तो A4 निकालेंगे, ठीक है। अच्छा अगर मुझे थर्ड टर्म निकालनी है तो n की जगह 3 लगा दूंगा, इसका क्या मतलब हो जाएगा? थर्ड टर्म हो जाएगा।
अब n की जगह मैं 2 लगा दूं तो इसका क्या मतलब हो गया, सेकंड टर्म हो जाएगा। अब n की जगह मैं n ही लगाया तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी अगर ये ऐसा है डॉट डॉट में n लगा दिया इसकी जगह पे, इसका मतलब n टर्म हो जाएगा। समझ में रहे हो ना, ये n की जगह हम शिफ्टिंग कर देंगे, 3 लगा देंगे तो तीसरी टर्म बन जाएगा, 2 लगा दिया दूसरी टर्म, n लगा दिया तो nth टर्म बन जाएगा। समझ में आ रही है बात। अच्छा p लगा दिया मतलब p टर्म बन जाएगा अगर कोई कंडीशन हुई तो। वैसे जनरली हम an ही लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब सुनो, मुझे इसकी थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकालनी है, n टर्म ही निकालनी है। आप कहोगे an लास्ट है तो आप 4 इसकी अगर मान लीजिए इतना देखें तो लास्ट टर्म an को 4 भी बोल सकते हैं ना, अभी मैंने बताया था an लास्ट टर्म भी हो सकता है। तो an 4, तो आप कहेंगे सर ये an हमारा 8 हो गया। वो बात आपकी सही है, an 8 है, लेकिन यहाँ पे हम a4 इजिकल टू 8 लिखेंगे क्योंकि इसकी टोटल टर्म 4 है। तो अभी इसकी लास्ट टर्म क्या है, an इजिकल टू 8, तो an ना लिखकर हम ये लिखेंगे a4 इजिकल टू 8 क्योंकि इसकी चौथी टर्म 8 है। हमें पता है ना ये कौन सी टर्म है। an कहाँ लिखा रहने देंगे, जब हमें पता ही नहीं होगा कि इसकी लास्ट टर्म क्या है, इसकी लास्ट टर्म क्या है। तो अब मान लिया मैंने इस AP में डॉट डॉट है, लास्ट टर्म n है, अब वो है क्या, जैसे थर्ड टर्म 6 है, फोर्थ टर्म 8 है, तो ऐसी n टर्म क्या होगा अभी मैंने बताया है। तो क्या करेंगे, a प्लस तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे, यहाँ पे जो नंबर होगा उससे एक कम, a3 निकालने के लिए क्या कर रहे थे, a प्लस 3 से एक कम 2 इंटू डी। अब इससे एक कम मतलब इससे एक कम क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी, यही तो हो जाएगा, इससे एक कम इंटू डी। तो ये बनी हमारी बात an। तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया। अब n की जगह कुछ भी लगा दो, फार्मूले में लगा दोगे आपको मिल जाएगा। मतलब a6 लगाया तो a प्लस 6 माइनस 1 5d, तो a प्लस 5d मिल जाएगा। 7 लगाया तो a7 इजिकल टू a प्लस 7 माइनस 1 6d, तो ये जनरल फॉर्म लिख ली। अब n का मतलब यहाँ पे ये मत समझ लेना कि लास्ट टर्म ही निकालेगा ना। अब n की जगह जो आप वैल्यू अभी इस वक्त ये लास्ट टर्म डिनोट कर रहा है an। अब जैसी n की जगह आप कोई वैल्यू लगा देंगे, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, फिर वो उस टर्म को डिनोट करने लगेगा कि चौथी टर्म को। खाली an लिखा है तो ये लास्ट टर्म को ही डिनोट करेगा। समझ में आ रही है। इनफाइनाइट है तो लास्ट टर्म n खुद होगी, और अगर फाइनाइट टर्म है तो an कुछ और भी हो सकती है, जैसे यहाँ 8 हो गई, खत्म हो गया है ना, तो लास्ट टर्म इसकी 8 है। अब डॉट डॉट है तो पता ही नहीं है लास्ट टर्म क्या है, तो वो लास्ट टर्म है क्या तो पता ही नहीं ना, तो वो कुछ भी होगी और न जाने कौन से टर्म पे होगी, तो इसलिए हम उसे an लिख लेते हैं। अब यहाँ मुझे पता है अगर इतनी होती है भी कि लास्ट टर्म 8 है, तो अब मुझे पता है कि चौथे नंबर पे है, तो अब मैं a4 करके लिखूंगा इसे कि a4 मेरा 8 है। तो अभी तो ये nth टर्म को दिखा रहा है, अब ये थर्ड टर्म को दिखा रहा है, अब ये सेकंड टर्म को दिखा रहा है। ये वाली बात क्लियर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े, लेट स्टार्ट द टॉपिक। चले तो जब पहले से एक बार देखो फटाफट यार। हाँ भाई, an और n में कंफ्यूजन तो नहीं रही। an में an का मतलब क्या होगा, an में कंफ्यूज मत होना। an का मतलब हम फाइनाइट एपी में लास्ट टर्म भी देखते हैं, an को हम लास्ट टर्म जो होगी वहाँ पे लिखी हुई उसे पढ़ेंगे। अब वो लास्ट टर्म जो लिखी होगी वो कोई ना कोई टर्म पे होगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो अब उस जगह हम a4 भी इजिकल टू 8 लिख सकते हैं, ठीक। और सॉल्व कर रहे हैं तो हम an को डायरेक्ट लिख सकते हैं 8, यानी लास्ट टर्म इस क्वेश्चन में 8। अभी करके दिखाएंगे, पता लगता है। जैसे अब इस AP में आपसे पूछा था यहाँ क्या नंबर आएगा, ये एक AP है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ का नंबर लाना है, मतलब A1 A2 A3 इस तरीके का कोई नंबर लाना है। समझ में आ रहा है कि A3 इजिकल टू यानी थर्ड नंबर पे क्या है, यहाँ पे जैसे सेकंड नंबर A2 यानी कि सेकंड टर्म पे A की वैल्यू 4, थर्ड टर्म पे A की वैल्यू 6, तो यहाँ पे क्या होगी, तो पहले ये देखो ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये A4 है। तो जनरल जब मुझे पता था कि an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, अब मैंने n की जगह 4 लगा दिया क्योंकि मुझे 4 टर्म निकालनी है, इसलिए हम वहाँ an लिखा रहने देते हैं कि पता नहीं कौन सी टर्म पूछ ले, जो सी पूछे वही लगा दो n की जगह खटाक से। अब मैंने a4 लगा दिया,
ए फोर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन यानी 4 माइनस वन 3, तो ए प्लस 3 इंटू डी। तो ए तो मेरा 2 है, डी कितना है 4 माइनस 2 2, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस कर दिया, 2 प्लस 6 तो ए 8 यानी ए फोर मेरा 8 निकल के आ गया। उम्मीद है बात समझ आ गई होगी कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 20 को यूज कैसे करेंगे। जो सी पूछिए टर्म एन की जगह वो लगा दो और सब में हमारी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, अच्छा अब मैं ये कहूँ इस एपी की लास्ट टर्म क्या होगी, तो अब लास्ट टर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लास्ट टर्म मत पकड़ो, आप ये पकड़ो वो कौन से नंबर पे 1 2 3 4 5। तो अब आप a5 निकाल दो, a प्लस ए एन लगा के a प्लस 4d, तो 2 प्लस 8 इज इक्वल टू 10। तो इसकी लास्ट टर्म, इस एपी की लास्ट टर्म 10 हो गई। आप ये मत देखो कि लास्ट टर्म निकालना है, आप ये देखो कि कौन सी टर्म निकाल लो, 5 में तो a5 लगा लो। समझ में आ रही है ना बात, ए एन में कंफ्यूजन तो नहीं है। जो से ए एन तो हमारी जनरल फॉर्म में लिखा है, आप एन की कुछ लगा दो फिर काम हो जाएगा। जैसे यहाँ मुझे 5 में की जरूरत थी तो मैंने a5 लगाया, इससे पहले उसी चीज़ में मुझे 4 टर्म की जरूरत थी तो मैंने a4 लगाया। तो ये सबका मत रखना दिल में, ये बात मत रखना दिल में कि ए एन हमेशा लास्ट टर्म होगा ना, लास्ट टर्म को हम ए एन बोल सकते हैं। जैसे इस एपी में मैं ए एन इजिकल टू 10 भी कह सकता हूँ। अब लेकिन ए एन इजिकल टू 10 कब कहूँगा, जब मुझे ए एन से लास्ट टर्म डिनोट करना होगा तब, ऐसे नहीं कहूँगा। वैसे तो ये a5 इजिकल टू 10 ही रहेगा, यानी 5वें टर्म पे एक ही वैल्यू। ए एन क्या बताएगा, nth टर्म पे एक ही वैल्यू। समझ में आ रहा है। और लास्ट टर्म आप ऐसे समझ लो, nth टर्म पे एक ही वैल्यू ए एन कहलाएगी, 5th टर्म पे एक ही वैल्यू, जैसे यहाँ 10 है तो इसकी nth टर्म पे 1 2 3 पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं छठी, ऐसे nth टर्म पे जो वैल्यू होगी वो हमारी ए एन कहलाएगी, और लास्ट टर्म तो लास्ट टर्म कहलाएगी। आप इतना ही समझ लो बहुत है कि ए एन क्या कहलाएगा, ए एन nth टर्म पे जो वैल्यू होगी ए की वो ए एन कहलाएगी, थर्ड टर्म पे ए की जो वैल्यू होगी वो a3 कहलाएगी, a4 a5 ऐसे nth टर्म पे जो वैल्यू होगी वो ए एन कहलाएगी। बस इतना याद कर दो, बस और कुछ मत करो। समझ में आ गया, इतना पढ़ लिया। लास्ट टर्म शायद आप मत याद रखो कि ए एन कब लास्ट होगी कब एल लास्ट होगी, आप बस इतना याद रख लो कि ए एन क्या होगी, nth टर्म पे जो वैल्यू होगी ए की वो ए एन कहलाएगी। जैसे यहाँ थर्ड नंबर पे थर्ड ए की जो वैल्यू है थर्ड टर्म पे, तो ए की वैल्यू यहाँ पे a3 कहलाएगी, यहाँ ए की वैल्यू a4 कहलाएगी, ऐसे nth पे जो कहलाएगी वो ए एन कहलाएगी। समझ में आ रहा है, बस इतना पढ़ लो बहुत ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब हम एक चीज़ जानेंगे, वो चीज़ है क्या, वो देखो। एक चीज़ आपने जानी होगी कि अगर हम LHS और RHS में सेम चीज़ का ऐड करें, सेम चीज़ का सब्ट्रैक्ट करें, सेम चीज़ का मल्टीप्लाई करें, सेम चीज़ का डिवाइड करें, तो दोनों तरफ वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ये वाली बात पढ़ी है ना। चलो नहीं पढ़ी तो मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कहीं ये लिखा है 2 + 3 = 5। अगर मैं इधर सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करूँ इस पूरे में से, सेम चीज़ का मतलब क्या होगा, मैं एक बात बताऊँ। मैं ऐसे कहूँ, ये टोटल घर, ठीक है, मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये टोटल घर आप 5 मेंबर हो, ठीक, बराबर हो एक फैमिली के, ठीक है। अब मैं उन मेंबर्स में से एक मेंबर को निकाल दूँ, तो मैंने एक में से एक को नहीं निकाला, मतलब किसी एक मेंबर में से एक को नहीं निकालूँ माइनस करूँगा, बल्कि पूरी जो 5 मेंबर है उनमें से एक को निकालूंगा। तो इसलिए मैं पूरा लिख रहा हूँ होल में से मैं माइनस करूँगा या प्लस करूँगा एक। ऐसा नहीं करूँगा कि जैसे आप ऐसे समझो, आपके पास 200 रुपये, आपके भाई के पास 300 रुपये, टोटल 500 रुपये। अब मैं कह रहा हूँ मैंने दोनों यानी 500 रुपये हो गए, 200 आपसे भी, 200 आपकी जेब में, 300 आपकी जेब में, 500 मेरी जेब में, 200 आपकी जेब में, 300 आपके भाई की जेब में, 500 मेरी जेब में। अब मैं ये नहीं करूँगा कि अपने में माइनस कर दूँ, तो आपके में से माइनस करूँगा या आपके भाई के में से, ना, आपके जो दोनों का सम होगा उसमें से माइनस करूँगा।
100 रुपये, जैसे मैंने अपने 500 माइनस 100 कर दिया यानी 400 बचे। अब मैं आपके में से माइनस जब रुपये करूँगा तो क्या करूँगा, 200 आपके पैसों में से नहीं करूँगा ना, आपके भाई के में से, आपके और आपके भाई का जो टोटल सम होगा उसमें से मैं माइनस करूँगा 100 रुपये जो मैंने अपने में से माइनस करे। तो अब आप कहोगे सर आप मेरे में से माइनस कर लो 200 माइनस 100, तब भी 100 प्लस 300 400 हो रहे हैं। आप मेरे भाई के में से माइनस 100 कर लो तब भी 200 प्लस 200 400 हो रहे हैं। तो फ़र्क कहाँ आया, टोटल करने की ज़रूरत क्या है हम दोनों का। जैसे मैंने अपने में से करा माइनस 100 क्योंकि मेरी तरफ एक है। जब आप दो मेंबर हैं तो मैंने एक के में से क्यों नहीं करे, दोनों को मिला के उसमें से ही माइनस क्यों कर रहा हूँ, अभी समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ जैसे मैं ये बात कह रहा हूँ, अगर मैंने 2 + 3 मैं होली लेके चल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसमें प्लस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें प्लस नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे में प्लस कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ पूरे में, वो अभी समझ आ जाएगा। इधर भी मैंने +2 कर दिया और इधर भी मैंने +2 कर दिया, तो यकीनन ये दोनों तरफ इक्वल रहेगा। देखो 5 + 2 8 7 और इधर भी 7। अगर अब आप ये सवाल उठाओ कि सर आप यहाँ पे 2 + 2 कर लेते, फिर इसमें +3 कर लेते तब भी 4 + 3 7 हो जाता, या फिर आप +2 इसमें कर लेते तब भी 7 हो जाता। ये होल करने की ज़रूरत क्या थी। तो बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो चल जाएगा, अभी पता लग जाएगा कि मल्टीप्लाई डिवाइड में दिक्कत हो जाती है। अच्छा अगर माइनस कर रहे हैं तब भी मैं होल का कर रहा हूँ, इधर भी -2 करूँगा इधर भी -2 करूँगा तो इक्वल टू का साइन सेम रहेगा। 5 - 2 इक्वल टू 5 - 2, तो ये भी 3 ये भी 3, तो यहाँ भी इक्वल टू का साइन सेम रहा। अच्छा अब आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा कि होल में क्यों कर रहा है, देखो क्यों कर रहा है। अगर मैं इसमें इंटू 2 इधर कर दूं इंटू 5 इधर कर दूं तो 5 × 2 10 = 10 होगा। लेकिन अब मैं यहाँ अलग कर रहा हूँ, तो पहले अभी पैसों वाले से समझते हैं कि 500 मुझ पे 200 आप पे 300 आपके भाई। अब मैंने 500 में मल्टीप्लाई कर लिया 20 का, ठीक 500 में मल्टीप्लाई कर लिया 20 का, तो मेरे पास कितने हो गए, अब मेरे पास कितने हो गए 10,000 रुपये हो गए, ठीक है। अब मैंने आपकी तरफ मल्टीप्लाई करा 20 का, तो पहले तो मैंने आप दोनों के मिला के करा मल्टीप्लाई, यानी 200 आपके 300 आपके भाई के, तो 500 × 20 10,000 आ जाएगा। लेकिन अब आप कहो कि सिर्फ मेरे में कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है। तो अगर अब मैं आपके में ही खाली मल्टीप्लाई करूँगा यानी 200 × 20 तो कितना हो जाएगा, ये 4,000 प्लस 500, तो ये तो अब 4500 ही रह गए, लेकिन होने 10,000 चाहिए थी। अगर आपके भाई के में कर देता तो 300 × 20 6,000 प्लस 400 प्लस आपके कितने थे 200 थे, 200 ही थे ना तुम्हारे, 200 × 20 400, हाँ सॉरी यहाँ पे आपके भाई के थे 300 रुपये, तो ये 4,300 हो गए। अब आपके 200 है तो ये 6,200 हो गए। कहाँ मेरे बराबर आए, नहीं आए ना। कब आए बराबर, जब मैंने आपके होल को मल्टीप्लाई करा 20 से। अगर सिर्फ आपके को कर दिया और सिर्फ आपके भाई के को कर दिया तो हमारे और आपके पैसे बराबर नहीं आए। देखो कैसे, जैसे यहाँ अभी तो 10 और 10 बराबर आ गया। अब मैं आपकी वाली बात कर रहा सर किसी एक में कर लो, जैसे एडिशन में कर लिया था सेम आ रहा था, सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे तब भी सेम आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई में अगर कर दें तो सेम नहीं आएगा। देखो कैसे, इंटू 2 कर दिया 2 + 6, ये तो 80 रह गया, वो 10 हो गया, नहीं हुआ ना। अच्छा अगर मैं इधर कर दूंगा 2 × 2 + 3 तो ये 7 हो जाएगा, तब भी 10 के बराबर नहीं आएगा। तो इसीलिए बेटा हम होल में मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर एडिशन भी कहीं मिल जाए, सब्ट्रैक्शन मिल जाए कहीं, तो वहाँ भी हम चला सकते हैं कि किसी एक में से माइनस कर दिया, और लेकिन मल्टीप्लाई डिवाइड में लफड़ा पड़ जाएगा। तो इसलिए हम होल को ही लेके चलते हैं कि इधर भी पूरे में मल्टीप्लाई सेम नंबर का, उधर के पूरे में भी मल्टीप्लाई सेम नंबर का, इधर का जो पूरा नंबर है उसमें सेम नंबर का मल्टीप्लाई, और एल इक्वल टू के उधर जो सेम नंबर इक्वल टू के उधर जो नंबर है पूरा उसमें भी सेम नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम रहेगा। ऐसे ही डिवाइड, अब अगर मैं इसमें डिवाइड करूँगा
तो ये भी सेम रहेगा 5/2। अच्छा, अगर किसी एक में कर देता तो आंसर डिफरेंट आ जाता। कैसे आ जाता देखो, यहाँ तो चाहे 5/2 ही रहता, अगर मैं कर देता 2/2 + 3 तो ये तो 1/4 हो जाता। तो 4 क्या 5/2 के बराबर है? नहीं। अच्छा, 2 + 3/2 कर देता, क्या 2 + 3/2 एलसीएम लेता 4 + 3 7/2, तो क्या 7/2 5/2 के बराबर है? नहीं। तो कब हुआ बराबर? जब पूरे होल में मैंने सेम नंबर का मल्टीप्लाई, सेम नंबर का डिवाइड, सेम नंबर का एडिशन या सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन करा। समझ में आ रही ना बात? किसी एक में नहीं करेंगे, होल में लेंगे। तो ये तो रूल है कि अगर होल में LHS या RHS दोनों तरफ, अगर LHS के होल पार्ट में सेम नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड करो और RHS के होल पार्ट में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइड वगैरह करो, जो इधर करा है उसी नंबर से उधर करो, तो आंसर सेम रहेगा। किसी एक में मत कर देना। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ तो सेम रहा, क्या AP में कोई फर्क पड़ेगा? AP में कोई फर्क पड़ेगा? चलो चेक करते हैं। जैसे मैंने इसमें सेम नंबर का एडिशन कर दिया, ये 4 हो गया, मैंने 3 का करा तो ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, ये 11 हो गया, ये 13। सेम नंबर का एडिशन कर दिया 3। तो यहाँ पे कोई फर्क पड़ा तो फर्क यहाँ का D बताएगा। AP में कोई फर्क पड़ेगा वो D तो ही बताएगा कि यहाँ पे सेम नंबर कुछ और ऐड हो रहा होगा तो AP बन नहीं, यहाँ कुछ और सेम नंबर ऐड हो रहा होगा। देखते हैं, यहाँ 4 - 2 करके निकाल दिया 2, यहाँ 7 - 5 करके निकाल दिया 2। नो, कोई फर्क नहीं पड़ा AP में। क्यों? यहाँ भी डिफरेंस 2 है, यहाँ भी डिफरेंस 2 है, बस नंबर चेंज हो गए। लेकिन AP के D के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। D की बात कर रहे हैं, A तो चेंज हो गया, AN भी चेंज हो जाएगा। यानी AN यहाँ पे क्या है? AN हम बोलेंगे 1 2 3 4 5, A5 लास्ट टर्म अगर देखें तो। AN क्या बताया था मैंने? nth टर्म, तो nth टर्म रखो। मैं ये कह रहा हूँ 5वीं टर्म भी इसकी चेंज हो जाएगी, यहाँ 10 है यहाँ 13 है, AN नहीं बोल रहा हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे। अच्छा, इसकी nth टर्म कुछ और होगी, इसकी जो AN टर्म पे जो वैल्यू होगी वो मान लीजिए Q है, तो यहाँ क्या होगी? जैसे यहाँ पे +3 करा तो यहाँ Q + 3 होगा, तो Q बराबर Q + 3 के थोड़ी हो जाएगा, 2 बराबर 2 + 3 के थोड़ी हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ की AN टर्म, यहाँ की भी AN टर्म अलग अलग होगी। तो लेकिन D यहाँ पे सेम रहा, जो D यहाँ है 2 वही D यहाँ है, तो D में कोई फर्क नहीं पड़ा। कब? जब सेम नंबर से हमने एडिशन करा। अच्छा, अगर सेम नंबर का माइनस कर दें तो ये 1 का कर रहा हूँ मैं, 2 - 1 4 - 1 3 6 - 1 5 8 - 1 7 10 - 1 9। अब देखो D में यहाँ तो 2 ही रहेगा, D यहाँ 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 6 में से 7 में 5 गया 2 ना। यहाँ भी D में कहीं एक जगह चेक कर लो, मैंने सब में चेक कर लिया, आप एक जगह चेक कर लो। तो सब्ट्रैक्शन करा तब भी D में चेंज नहीं हुआ। अब आप वो वाली बात लगाओगे कि सेम नंबर का मल्टीप्लाई या सेम नंबर का एडिशन, सेम नंबर का सब्ट्रैक्शन या सेम नंबर का डिवाइड करेंगे LHS दोनों तरफ, तो सब कुछ सेम रह रहा था। तो यहाँ भी D अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम है तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में भी सेम होगा। चलो देख लेते हैं, अगर सेम होगा तो ठीक है, वरना नहीं। अब मैंने इसमें सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए 3 का, 3 2 6, 3 4 12, 3 6 18, 3 8 24, 3 10। यहाँ का तो D 2 है, यहाँ का D कितना हो गया? 6 और 1 D है। अब D में फर्क आ गया, यहाँ 2 है यहाँ 6, तो D तो सेम नहीं है, लेकिन D के साथ एक पैटर्न है। क्या? देखो, जितने का मल्टीप्लाई मैंने हर टर्म में करा उतना ही इसके D में कर दूँ तो ये वो D है। 3 का मल्टीप्लाई करा है तो D में भी अगर 2 × 3 कर दूँगा 6, तो 6। तो क्या समझ आया? वहाँ तो सेम नंबर ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो D सेम रह रहा था। जैसे ही मल्टीप्लाई करा सेम नंबर का तो D में भी उसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ 2 था, यहाँ 6 हो गया। 3 कराया ना हमने यहाँ पे सब में, 3 का मल्टीप्लाई कराया ना सब में, तो इसके D में भी 3 का मल्टीप्लाई हो गया। समझ में आई बात? अच्छा, अगर डिवाइड हो तो सेम नंबर से डिवाइड मान लिया, मैंने 1 से मान लिया। 1 से क्यों? 2 से मान लिया मैंने डिवाइड। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब यहाँ तो D 2 है, यहाँ कितना है 1, अब भी अलग अलग है। तो यहाँ भी वही बात है, जितने का डिवाइड हुआ है नई AP बनाने में उतना ही D में कर दो, तो 2 / 2 1, तो नया D मेरा 1 होगा। तो समझ में आई बात कि
कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जितने का हमने ऐड करा हो या सेम नंबर का सब्ट्रैक्ट करा हो तो डी में फर्क नहीं पड़ेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में जितने नंबर का मल्टीप्लाई करा होगा नई सीक्वेंस नई एपी बनाने के लिए, या जितने नंबर का डिवाइड करा होगा नई एपी बनाने के लिए, उतना ही उसके डी में कर दो। चौथा 1 हो गया। समझ में आ रही है बात? चलो ये वाली बात अच्छी थी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े। तो ये वाली बात हमने समझ ली, ये समझ लिया ये क्या होता है। अब एक चीज और बताता हूँ। जैसे कोई एपी लिखी है, अब आपसे ये कोई ये पूछे कि ये मैं गायब कर दे रहा हूँ, इधर से लास्ट टर्म 10 है, उधर से लास्ट टर्म क्या होगा? इधर से लास्ट टर्म 10 है, लास्ट टर्म यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 A5, 5 टर्म है इसमें, तो 5वीं टर्म लास्ट है। तो इधर से लास्ट टर्म 10 है, तो पीछे से अगर लास्ट टर्म देखें तो क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे? देखो बहुत आसान। इधर से लास्ट टर्म पूछा है, दे दिया है 10। अब इधर से पूछा है कि क्या होगा, तो आप क्या पूछो? इधर से पूछा है तो टेबल को उल्टा कर दो। अब बताओ, एक नई एपी बन गई, डी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। अब इस नई डी में मुझे क्या निकालना है? 1 2 3 4 5 A5 निकालना है इस नई एपी का। तो A5 निकालने के लिए A+4D, इस नई एपी का ये 10 हो गया, 4 इंटू डी कितना होगा? 8 - 10 यानी -2, माइनस का बड़ा होगा, माइनस का नंबर बड़ा है ना -10, तो -2, 4 इंटू -2, 10 -2 होगा, -8 हो जाएगा, इजिकल टू 2। तो A5 मेरा 2 आ गया। तो आप फिर घुमा दोगे टेबल को तो 2 यहाँ पहुँच जाएगा। तो पता लग गया कि इधर से 10 है तो उधर से इधर से लास्ट टर्म 10 है तो उधर से लास्ट टर्म 2 हो जाएगा। बहुत आसान चीज़ है, बस टेबल को घुमा लेना है। ये वाली बात समझ आई? चलो अच्छा, अब कोई ये बात पूछ लो, अच्छी चीज़ है यार ये। वो इधर से ये दूसरी टर्म है, उधर से ये कौन सी टर्म होगी? अगर इधर से काउंट करें तो ये तो दूसरे नंबर पे आ रहा है, उधर से काउंट करें तो ये कौन से नंबर पे आएगा? अभी तो गिन लोगे 1 2 3 4, लेकिन एक फार्मूले से निकाला जाए तो कैसा रहेगा, जिससे हर किसी का निकाले। तो इसका एक फार्मूला ये है n+1 - n। ये क्या फार्मूला है? ये फार्मूला ये कहता है कि जितने नंबर ऑफ टर्म है उसमें एक प्लस करो, 1 2 3 4 5 6 माइनस कर दो जो इधर से टर्म है। मतलब अगर हम इधर से देख रहे हैं, इधर से कि इधर से दूसरी है तो उधर से कौन सी है? तो इधर से दी हुई है ना, तो इधर से अगर दी है तो इधर से माइनस कर दो। तो इधर से दी है तो मैंने इधर से माइनस कर दी, तो इक्वल टू में मुझे उधर से मिलेगी। मतलब फॉरवर्ड में दी है तो मुझे इक्वल टू के उधर बैकवर्ड से मिलेगी। तो मुझे मिल गई कि उधर से ये चौथे नंबर पे होगा। अच्छा, अगर अब ये पूछ ले कि ये एक टर्म है जो उधर से 5वें नंबर पे ये, तो इधर से कौन से नंबर पे होगा? तो देखो फार्मूला वही लगाना है। तो n+1 यानी 6 हो जाएगा माइनस। अब n की जगह किधर से लगा रहे हो? उधर से दिया, अब इधर से निकालनी है। तो अब n की जगह मैंने उधर से लगाई है तो इक्वल टू के मुझे इधर वाली मिलेगी। उस वक्त क्या कर रहे थे? n की जगह इधर से लगा रहे थे तो इक्वल टू के उधर वाली मिल रही, उधर से मिल रही थी। मतलब उस वक्त m की जगह हम फॉरवर्ड डायरेक्शन से वैल्यू लगा रहे थे और मुझे इक्वल टू के उधर बैकवर्ड से मिल रही थी कि कौन से नंबर पे होगी। अब मैं m की जगह बैकवर्ड से लगा रहा हूँ कि बैकवर्ड पे कौन से नंबर पे है, तो इक्वल टू के उधर मुझे फॉरवर्ड से मिल जाएगी। देखो इधर से 5वें नंबर पे है तो -5 इक्वल टू, तो इधर से 5वें पे तो उधर से 1 पे मिल जाएगी। और इधर से उधर से दिए तो अभी जैसे पहले करा था तो उधर से दिए तो n की जगह उधर से लगाओगे तो इक्वल टू के इधर से मिलेगी। और अगर इधर से दी है तो m की जगह इधर से लगाओगे तो इक्वल टू के उधर से मिलेगी। समझ में आ गई बात? चलो आगे बढ़ो। अच्छी चीज़ थी आगे, हल्के में मत लेना ऐसे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और डाल लें, क्या डाल लें कि ऐसे जाना फिर से ऐसे देखो, मिटा देता हूँ यार, मेरी आदत हो गई मिटा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसका थर्ड टर्म निकालो।
इसका थर्ड टर्म निकालो। क्या करोगे, A3 तो निकालना है यार, इक्वल टू A+2D, बड़े आसानी से कर लेते हो तुम लोग यार। 2 + 2 × D, D कितना है 4 - 2 3, तो 2 + 4 6, ये तो बड़े आसानी से कर लिया। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्या चेंजेस ला रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पीछे से इसकी सेकंड टर्म बताओ। अभी तो पता है कि जो इधर से थर्ड होगी उधर से सेकंड होगी, निकाल सकते हो। अगर ये टर्म इधर से थर्ड है तो उधर से क्या होगी, कैसे निकालोगे, n+1 टोटल 5, n+1 5 हो जाएगा, 4 + 1 5 माइनस m, m कितना इधर से थर्ड है तो इक्वल टू में मुझे किधर उधर से मिलेगी, उधर से दूसरी होगी। अच्छा, ये तो फार्मूला वाला काम था। अब ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी टर्म होगी, इधर से ये है उधर से कौन सी टर्म होगी ना, अब ये पूछ रहा है कि बैकवर्ड से दूसरी टर्म बताओ। ये नहीं कह रहा है कि बैकवर्ड से ये कौन सी टर्म होगी ना, बैकवर्ड से दूसरी टर्म बताओ कि यहाँ पे वैल्यू क्या होगी। अगर कोई ये भी दी है और बैकवर्ड में पूछ ले, मतलब ये हमें कुछ ना दिया हो, इधर से ऐसे दिए, आगे के कोई नंबर ना दिए हो, मुझे ऐसे दिए, और ये पूछ रहे इस जगह पे क्या आएगा, तो क्या करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, या तो टेबल को उल्टा कर लो, टेबल को उल्टा कर दो जैसे अभी हमने बताया था पीछे, या फिर एक काम और करो, बहुत बढ़िया, वो आसान है, वो एक फार्मूला है बस, क्या, L - n - 1 an, ये भी an बताता है लेकिन पीछे से बताता है। अभी हमने an कौन सा पढ़ा था, A + n - 1, ये an कहाँ से, आगे से बताता है फॉरवर्ड में, ये बैकवर्ड से बताता है, ठीक है। बस या तो टेबल उल्टी कर दोगे तो ये वाला फार्मूला लगा लो, टेबल सेम रहेगी तो ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन ये L - n देखो सब कुछ सेम रहा, n - 1D, बस A+ की जगह L- हो गया, L यानी पीछे से, तो इसकी लास्ट टर्म देखो क्या है, an निकालने के लिए लास्ट टर्म क्या है 10 माइनस n कितनी है, n कितनी है, पीछे से निकालना है ना, पीछे से कौन सी टर्म है, थर्ड, तो -3 - 1 यानी कि 2D, डायरेक्ट लिख दो 2, D कितना होगा 10 - 8, कितना हो गया जल्दी बताओ, D मेरा हो जाएगा 10 - 8 करेंगे 2, 10 में से 8 का 2 बचेगा 4, तो 10 - 4 = 6, तो ये नंबर 6 होगा। समझ में आ रही है बात, कैसे निकाल ली, कि मैंने पीछे से देखा कि कौन सी टर्म है, पीछे से थर्ड टर्म है, तो मैंने ये A3 निकाल दी 6, लेकिन कहाँ से निकाल दी है, पीछे से निकाल दी है। समझ में आ रही है ना बात, यहाँ से A3 अगर आगे से देखा जाए तो यहाँ से आगे से भी A3 की वैल्यू 6 है, लेकिन अगर कोई ऐसा पूछ ले कि पीछे से A2 की वैल्यू 8 है लेकिन आगे से A2 की वैल्यू 4 है, तो कभी कभी जो सेम वैल्यू होगी, जो बीच की वैल्यू होगी वही होगी जो सेम आ जाए, वरना सेम नहीं आएगी, वरना सेम नहीं आएगी। मतलब ये तो बीच में थी, इधर से भी तीसरी उधर से भी तीसरी, तो A3 इधर से भी वही आएगी, A3 उधर से भी वही आएगी। लेकिन अगर ये होती तो इधर से ये A2 होती, उधर से ये A4 कहलाती। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई, ठीक है। तो इसे एक बार देखो फटाफट, हाँ भाई, तो ये वाली बात समझ आई ना। चलो अब एक चीज़ और देखें, एक चीज़ क्या देखें, हाँ ये वाली बातें क्लियर हो गई आपकी, ये वाली बात क्लियर हो गई, और क्या बताना है। तो ये वाला फार्मूला समझ में आया, कब लगाना है, पीछे से अगर कोई वैल्यू पूछे कि पीछे से कौन सी टर्म है, पीछे से लगाओ और इस फार्मूले लगाओ तो मिल जाएगा, पीछे से थर्ड नंबर पे ये नंबर होगा और आगे से थर्ड नंबर पे क्या होगा वो तो फार्मूला आपको पता है। तो अब देखो यहाँ पे an भी है और l भी है, तो an यहाँ पे काय का काम कर रहा है, जो सी टर्म हमसे पूछी है पता नहीं है, जैसे यहाँ थर्ड टर्म पूछी थी तो ये A3 बन गया फॉर्म, लेकिन l लास्ट टर्म रहा, तो l लास्ट टर्म डिनोट कर रहा है, an क्या करेगा, nth टर्म डिनोट करेगा, कोई सी भी टर्म। यहाँ जैसे थर्ड चाहिए थी तो मुझे n की जगह मैंने 3 लगा दिया, ज़रूरत के मुताबिक। 4 चाहिए थी तो A4 लिख देता, तो 4 - 4, nth टर्म चाहिए तो मैं n ही लगा दूँगा। समझ में आ रही है बात, ये वाली बात होगी। ओके, अब एक चीज़ देखेंगे, वो क्या देखेंगे, आगे से देख लिया हमने, ये सारे रूल्स देख लिए,
तो अब हम जो हमारा सीक्वेंस का काम था, सीक्वेंस तो हमारा फिनिश हो गया, सीक्वेंस हमारा फिनिश। सीक्वेंस के अंदर इतनी चीज़ बहुत है जो हमने जान ली। अब रही बात सीरीज की, तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में हमारा ये हो जाएगा, जो अभी तक हम ऐसे सीक्वेंस लिख रहे थे अब उसे ऐसे करके लिखेंगे, प्लस लगा देंगे, ये बताया था शुरुआत क्लास में। तो अगले टर्म पे हम सीरीज डिस्कस करेंगे, सीक्वेंस हमारा फिनिश। तो आज हमारा सीक्वेंस ही रहने दे रहे हैं, अगले टर्म पे जब हम लोग पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सीरीज को पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस तक अच्छे से पढ़ लो और सुन लो, फिर ए एन और एल में कंफ्यूज मत होना। एल हमेशा लास्ट टर्म बताएगा, ए एन मुझे nth टर्म बताएगा। ए एन को लास्ट टर्म बोलते हैं कभी कभी यार लिखने के लिए बस, और कुछ नहीं। जैसे 2 4 6 8 10 लिखा है तो हम इसमें कहेंगे ए एन 10 है, कभी कभी लास्ट टर्म की जगह यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ए एन 10 बोलेंगे लेकिन होगी नहीं, 10 क्या होगी, A5 होगी। समझ में आ रहा है, 10 क्या होगी, A5 होगी, ना कि क्या लास्ट टर्म होगी। लेकिन हम बोल देते हैं कभी कभी ए एन इज इक्वल टू 10, तो फिर हम क्या समझे ना, ये वाली बात आती है। तो आप इतना समझो, ए एन बोलेंगे हम लास्ट टर्म को भी बोल सकते हैं, लेकिन ए एन बोलेंगे nth टर्म की जो वैल्यू हो nth नंबर पे, और एल लास्ट टर्म पे बोलेंगे। ए एन किसे बोलेंगे, nth टर्म पे जो वैल्यू होगी उसे हम ए एन बोलेंगे। जैसे A3 क्या होती है, थर्ड टर्म पे जो वैल्यू होती है उसे A3, ऐसी nth टर्म पे जो वैल्यू होगी उसे हम ए एन बोलते हैं। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इससे पढ़ो समझो और जो ना आए पूछ लो। तो यार नंबर फिर दे दूँ, ठीक है, 7078844068, यहाँ पूछ सकते हो। जब तक के लिए पढ़ो समझो, जो ना आए पूछ लो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।